चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं हम क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 के अंदर बेटा सेकंड पार्ट अब मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। अब तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने पार्टनरशिप का मीनिंग करा, पार्टनरशिप के हमने फीचर्स करे थे, फिर हमने मीनिंग करता फर्म का क्या मीनिंग होता है, पार्टनर का क्या मीनिंग है, फर्म नेम का क्या मीनिंग है, फिर हमने कुछ एक क्वेश्चंस करे थे इसके अंदर इस बेस के ऊपर, फिर हमने एलएलपी का कंसेप्ट करा था, राइट ऑफ पार्टनर्स करे थे और डिफरेंस करा था एलएलपी और पार्टनरशिप का। बेटा अगला जो मैं आप लोगों को कंसेप्ट करवाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पार्टनरशिप डीड। बेटा समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने बैठोगे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डीड का कंसेप्ट जो है बेटा यूज़ आने वाला है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर वर्ड आप लोगों को मिलेगा कि पार्टनरशिप डीड, और उसके बिना बेटा अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के अंदर बच्चे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बेटा 2 मिनट के लिए वीडियो में पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार सेटिंग करनी पड़ेगी कैमरा की। आई थिंक बेटा अब ठीक है। बच्चे स्टार्टिंग की जो 2-3 क्लासेस रहेंगी प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज आप लोग करके चलेंगे। जो प्रॉब्लम आप लोगों को लग रही है वीडियो क्वालिटी के अंदर, ऐसा नहीं है कि मुझे उन प्रॉब्लम्स का पता नहीं लग रहा, इवन मुझे भी वो उन प्रॉब्लम्स का रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटा मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कि जो भी आप लोगों को अगली वीडियो मिलेगी उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सॉर्ट आउट मिलेगा। अब आज जो वीडियो अपलोड होने वाली है क्लास नंबर 2 की, उसकी क्वालिटी बहुत बेटर रहने वाली है जो हमने फर्स्ट क्लास अपलोड करी उससे। अब जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोडिंग पे अभी लगा दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट के अंदर थोड़ा सा इशू आप लोगों को आ सकता है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड का। बट आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आई थिंक आप लोग स्क्रीन की एडजस्टमेंट फ़ोन पे ईजिली हो सकती है, तो आप लोग उसको मैनेज कर पाएंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके अंदर आपको वो वाली प्रॉब्लम भी ना आए। चलिए बेटा पार्टनरशिप डीड। बेटा पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है बेटा? बेटा जो पार्टनरशिप होता है कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है। दो लोग आपस में मिनिमम 2 पर्सन्स आपस में एग्रीमेंट करेंगे कि हम मिलके काम करेंगे, हम मिलके बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं वो। बेटा अब ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट जब आप पूरा पढ़ लो वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि पार्टनरशिप डीड राइटिंग एग्रीमेंट राइटिंग में ही होना चाहिए। ऐसा कहीं पे मैंडेटरी नहीं लिखा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ टू बी इन राइटिंग। लेकिन क्या राइटिंग में होने का बेनिफिट है? आंसर यस बिल्कुल है। बेटा अगर पार्टनरशिप जो है वो राइटिंग के अंदर है, एग्रीमेंट है राइटिंग के अंदर है, तो आप कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं या जो जैसे मैनेज करना है बिजनेस को, आप बहुत कुछ लिख सकते हो पार्टनरशिप डीड के अंदर। मतलब कल को अगर मान लो आप केस करना चाहते हो किसी और फर्म के ऊपर, आप केस कर सकते हो। आप किसी और पार्टनर पे केस करना चाहते हो, आप उस पार्टनर पे केस कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड बीइंग इन राइटिंग। तो बेटा पार्टनरशिप जो है, चलो पढ़ते हैं। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस एज द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। बेटा अब ये जो एग्रीमेंट हो सकता है या तो ओरल होगा या कैसा होगा, राइट रिटर्न में होगा। ये जो एग्रीमेंट है बेटा या तो कैसा होगा सर, या तो ओरल होगा या ये राइटिंग के अंदर होगा यानी रिटर्न होगा। अब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हमने वही बात कही कि कहीं पर भी लिखा नहीं है कि एग्रीमेंट राइटिंग में ही होना चाहिए, बट जब भी वो राइटिंग के अंदर होगा, पार्टनरशिप, बट वेन एवर इट इज़ इन राइटिंग द डॉक्यूमेंट। बेटा ये जो डॉक्यूमेंट फिर हमारा बनने वाला है ना, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? पार्टनरशिप डीड। उसी को हम बेटा क्या बोल देंगे? हाँ जी बेटा, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। बेटा पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको क्या करा जा सकता है? सेटल करा जा सकता है। फिर पार्टनरशिप डीड अगर आपके पास है आप उसे एज सर्व कर सकते हो एज एविडेंस। तीसरा, उसके अंदर क्या क्या होगा? राइट्स होंगे, ड्यूटीज़ होंगे और लाइबिलिटीज़ लिख रखी होंगी हर एक पार्टनर की।
पार्टनरशिप डीड जो होगी बेटा वो साइंड होनी चाहिए बाय ऑल द पार्टनर्स, और पार्टनरशिप डीड के ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। और कैसे स्टैंप होगी? एज पर द इंडियन स्टैंप एक्ट 1889। तो बेसिकली क्या क्या पॉइंट आए? सबसे पहला पॉइंट क्या आया कि इंपॉर्टेंस के अंदर हमने यहाँ पे 3 चीज़ें करी। क्या क्या 3 चीज़ें करी? हमने कहा अगर राइटिंग के अंदर है तो हो सकता है कि हम क्या सेटल कर सकते हैं? डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या वर्ड यूज़ करा कि एज एविडेंस वो कोर्ट के अंदर क्या हो सकता है? यूज़ हो सकता है। और तीसरी हमने क्या बात करी कि जो भी राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ रहने वाली हैं हर एक पार्टनर की, बेटा वो भी हमें किसके अंदर मिल जाएगी? इस पार्टनरशिप डीड के अंदर बच्चे मिल जाती है। जो भी लाइबिलिटीज़, राइट्स और ड्यूटीज़ रहेंगी। फिर हमने क्या कहा कि जो पार्टनरशिप डीड है बेटा वो क्या होनी चाहिए? बेटा वो होनी चाहिए साइंड। पार्टनरशिप डीड कैसी होनी चाहिए? साइंड होनी चाहिए। और पार्टनरशिप डीड के ऊपर बेटा और क्या होना चाहिए? स्टैंप होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड साइंड होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड के ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। बच्चे सॉरी मैं दोबारा से पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, तो मैं कंटेंट से स्टार्ट करूँगा। थोड़ी सी कैमरे की बेटा सेटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोगों को इस क्लास के अंदर थोड़ा सा इशू आएगा। हाँ जी बेटा, चलिए बेटा कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड हम स्टार्ट करेंगे। बेटा कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार हम खुद सोचें थोड़े बहुत कंटेंट की क्या क्या होनी चाहिए, फिर हम उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए तो मैं इसको छुपा देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी सोचें और बेटा मैं भी सोचूं। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके कि क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, फिर देखते हैं हम कितने जो हैं हम सही कर पा रहे हैं। वैसे भी बिजनेस स्टडीज़ आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा है, और बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी आपको ये चीज़ थी कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स जो हैं वो क्या क्या रहेंगे, ठीक है? बेटा मुझे बताओ कि जो भी पार्टनरशिप होगी क्या उसके अंदर जो जो पार्टनर्स यानी जो जो पर्सन एंटर कर रहे होंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर, क्या उनका नाम होगा, उनका एड्रेस होगा, मे बी जैसे उनका पैन नंबर होगा, उनका एड्रेस होगा, उनका नाम होगा, और क्या क्या डिटेल हो सकती है वो? बेटा अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनके बीच एग्रीमेंट हुआ होगा कि कौन कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। अब जितना जितना कैपिटल लेकर आ रहे हैं वो भी मेंशन्ड होगा कि इतना कैपिटल, मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं, नाम ले लेते हैं 2 पार्टनर्स का एग्जांपल पे एक्स एंड वाई। तो बेटा लिखा होगा कि एक्स जो है वो इतना कैपिटल लेकर आ रहा है और वाई जो है वो इतना कैपिटल लेकर आ रहा है। चलिए और क्या क्या चीज़ हो सकती है? बेटा फिर जो फर्म वो बना रहे हैं उस फर्म का नाम होगा, उस फर्म का एड्रेस होगा, वो फर्म क्या बिजनेस करेगी ये होगा। और क्या पॉइंट आ सकता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि किस रेशो के अंदर वो आपस में प्रॉफिट बांटेंगे, 50-50 करेंगे या कोई और रेशो रहेगी। और क्या चीज़ हो सकती है बेटा? बेटा आप लोगों को एक कंसेप्ट याद आना चाहिए कि जब इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप का हम फाइनल अकाउंट्स करते थे तो कई बार सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो ना ड्राइंग्स कर लेता था। ड्राइंग्स क्या होता था? अमाउंट विड्रॉन या गुड्स विड्रॉन, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़ हम कहते थे। बेटा अब प्राइवेट यूज़ के लिए क्या पार्टनर विड्रॉ नहीं कर सकता? बेटा जो पार्टनर है उसकी एज ए इंडिविजुअल उसकी फैमिली तो है ही है ना, तो वो भी तो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ जो है वो विड्रॉ कर सकता है। तो बेटा ये भी तो हो सकता है एक पार्टनरशिप डीड के अंदर हम एक लिमिट लगा दें कि जो विड्रॉल हो सकता है वो मैक्सिमम 1 साल के अंदर इतना ही कर सकते हैं ड्राइंग्स की फॉर्म में। या हम ये लगा सकते हैं कि जो ड्राइंग्स होंगी वो कैसे विड्रॉ करी जाएंगी, या तो मंथली करी जाएंगी या क्वार्टरली करी जाएंगी या हाफ ईयरली करी जाएंगी या सीधा साल के एंड में करेंगे। ऐसा कुछ लिमिट लगा सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट हो सकता है। बेटा फिर ये चीज़ भी तो पॉसिबल है कि अच्छा अब आप लोगों को अगर ड्राइंग्स का पॉइंट याद आता है, कैपिटल का पॉइंट अगर आप लोगों के माइंड में आता है तो आप लोगों को ये भी पॉइंट ध्यान में आना चाहिए कि एक हम कंसेप्ट करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एक हम कंसेप्ट करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एज अ सोल प्रोप्राइटर। तो बेटा क्या वो कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे? यहाँ पर भी बिल्कुल एप्लीकेबल होंगे। वो कंसेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम चार्ज करेंगे तो किस रेट के ऊपर करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो किस रेट के ऊपर देंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगला पॉइंट आप सोच के देखो। बेटा अब आप लोगों ने अलग अलग तरह के पार्टनर्स करे हैं, है ना? बिजनेस स्टडीज के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, आपने माइनर पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल, आपने अलग अलग तरह के पार्टनर्स करे हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि आप उसके अंदर कुछ एक कंसेप्ट होता था, रेम्यूनरेशन का कंसेप्ट आता था। मुझे बताओ क्या रेम्यूनरेशन हर पार्टनर को देते थे या एक्टिव पार्टनर को ही मिलती थी? सर उसी को मिलती थी जो एक्टिव पार्टनर होता था।
और रेम्यूनरेशन का मतलब क्या आ गया, सैलरी आ गया। यहाँ पे रेम्यूनरेशन का मतलब क्या आ गया, सैलरी आ गया। हो सकता है पार्टनर को हम कमीशन भी देते हो, तो कमीशन किस बेस के ऊपर देंगे वो भी इस एग्रीमेंट के अंदर लिख रखा होगा। फिर एग्रीमेंट के अंदर और क्या होगा बेटा, याद करो जब हम ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट करा तब मैंने आप लोगों से बात करी थी कि अगर सभी पार्टनर्स की कंसेंट होगी तब हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैं एक बार बोल चुका हूँ। नहीं तो आप लोगों को एक क्वेश्चन याद दिलाता हूँ, XYZ हमने 3 ब्रदर्स वाला क्वेश्चन करा था। हमने कहा था अगर बाकी, हमने उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी थी कि अगर सभी पार्टनर कंसेंट दे देंगे तो हम माइनर को एडमिट कर लेंगे एज अ पार्टनर। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो आज ही की क्लास में बेटा मैंने वो क्वेश्चन करवाया है, एक बार दोबारा से पॉज करो क्लास को अभी के अभी, उस क्वेश्चन को दोबारा जाके देखो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करो। चलिए बेटा, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि एग्रीमेंट हो सकता है उनके बीच कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो क्या क्या टर्म्स और कंडीशन रहेंगी। बेटा ये भी तो पॉसिबल है कि 2 से ज़्यादा पार्टनर है, मान लेते हैं 5 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की हो सकता है रिटायर हो जाए एक पार्टनर। अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको रिटायरमेंट पे क्या शेयर मिलेगा, रिटायर होगा जब वो पर्सन, तो उसने जब बेटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, जब इन्होंने पार्टनरशिप के अंदर एंटर करा था, कैपिटल लेकर भी तो आया होगा, तो अब छोड़ के जा रहे हैं तो उसको कुछ मिलना भी तो चाहिए। बेटा ये भी तो पॉसिबल है कि बाय एनी चांस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर की किसी डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, मान लेते हैं एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो बेटा उस वाले केस के अंदर क्या उसकी फैमिली को कुछ मिलना नहीं चाहिए कंपेंसेशन, या उसकी फैमिली को मॉनिटरी बेनिफिट थोड़ा सा मिलना नहीं चाहिए, एटलीस्ट उतना कि जो उस पार्टनर का शेयर बनता था टिल द टाइम ही वाज अलाइव। तो जब तक वो जिंदा था, पार्टनरशिप फर्म में था, तब तक का जो उसका हिस्सा बनता है, प्रॉफिट में हिस्सा बनता है, कैपिटल उसने इन्वेस्ट करती है, वो मिलना चाहिए उसकी फैमिली को। तो बेटा हम हो सकता है वो भी एग्रीमेंट के अंदर लिख रखा हो। बेटा फिर आगे आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। बेटा कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसकी ना गुडविल की वैल्यूएशन करी जाती है। अब गुडविल का कंसेप्ट क्या है वो तो मैं करवाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के अंदर, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम लेकिन मेंशन तो कर ही सकते हैं ना कि गुडविल की वैल्यूएशन किस वे में करी जाएगी। तो बेटा देखो अभी मैंने बिना देखे आई थिंक 10-12 पॉइंट, आई थिंक उससे ज्यादा ही पॉइंट जो है हमने बोल दिए। अब पढ़ के देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आता है। अब पढ़ के देखते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए बेटा पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या है। द पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ठीक है सर, हमने बोला नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस फर्म प्रपोज टू डू। क्लियर है कि फर्म जो है वो क्या बिजनेस करना चाहती है। अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, और कैपिटल जो होगी वो फिक्स्ड होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी। बेटा ये एक नया कंसेप्ट है जो आप लोगों ने +1 में नहीं पढ़ा हुआ। बेटा +1 में जब आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा था तब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे। कैपिटल अकाउंट हम वैसे बनाते नहीं थे यूजुअली, आपको याद हो तो हम क्या करते थे, बैलेंस शीट के अंदर ही एडजस्टमेंट कर देते थे, उसी के अंदर हम ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट कर देते थे, वहीं हम प्रॉफिट ऐड कर देते थे, लॉस माइनस कर देते थे, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते थे। बेटा लेकिन जब आप पार्टनरशिप फर्म के कंसेप्ट पढ़ोगे, जब आगे मैं कैपिटल का कंसेप्ट डिटेल में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज फिक्स कैपिटल एंड व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग। बेटा बेसिकली 2 मेथड हो सकते हैं जिससे कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करा जा सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब वो ना डिसाइड कर लेंगे एग्रीमेंट के टाइम पे कि हम फिक्स मेथड फॉलो करेंगे या फ्लक्चुएटिंग करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिख रखा पार्टनरशिप डीड के अंदर तब कौन सा मेथड फॉलो होगा, तो ये भी हम बात करेंगे कब, जब हम इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। बेटा फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा। यूजुअली तो अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से लेके कहाँ तक रहता है, मार्च तक। लेकिन हो सकता है बेटा हम जो फर्म क्रिएट कर रहे हैं उसका अकाउंटिंग पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा फर्म का। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप कब शुरू हुई वो डेट होनी बहुत ज़रूरी है। बेटा फिर एक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक अकाउंट वाला। बेटा अब आप सोच के देखो, एक चेक क्लियर करना है, ठीक है, मान लो किसी को पेमेंट करनी है, तो किसके साइन होंगे, किस पार्टनर के साइन चलेंगे, क्या दोनों के साइन चाहिए होंगे। मान लेते हैं 6 पार्टनर्स हैं, क्या 6 के 6 बंदों के साइन चाहिए होंगे,
या हम किसी को डेलीगेट कर देंगे अथॉरिटी कि जो भी मैटर रहेगा फाइनेंशियल, जो साइनिंग अथॉरिटी रहेगी वो इस पर्सन के पास रहेगी, मतलब कि हमने ऑथराइज कर दिया किसी एक पर्सन को कि जितने भी चेक्स रहेंगे या जो भी फाइनेंशियल मैटर रहेगा उसके ऊपर ये पर्सन जो है वो साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, फिर किस रेशो के अंदर प्रॉफिट और लॉस शेयर करा जाएगा? अब रेशो अलग अलग तरह से हो सकती है। हम कह रहे हैं इक्वल हो सकता है, हम स्पेसिफाई कर दें, मान लेते हैं 3 पार्टनर है 3:2:1। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि इन द रेशो ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं कि एक पार्टनर लेकर आया 2 लाख रुपए, दूसरा पार्टनर लेकर आया 5 लाख रुपए और तीसरा पार्टनर लेकर आया 8 लाख रुपए। तो हम कहेंगे किस रेशो में ये बांटेंगे प्रॉफिट? 2:5:8। ठीक है, पॉइंट समझ गए? रेशो वाला पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगला पॉइंट बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर सबसे पहले तो बात ये होगी क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो किस रेट के ऊपर मिलेगा? अगर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या अलाउ करेंगे? अगर करेंगे तो किस रेट के ऊपर करेंगे? ड्राइंग्स, कितनी ड्राइंग्स है जो पार्टनर एंटाइटल्ड है विड्रॉ करने के लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर वही बात, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो मिलेगा, यानी अलाउ चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे? अगर चार्ज करेंगे तो कौन से रेट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा? सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया था। कह रहे हैं क्या किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देंगे? अगर देंगे तो कितनी देंगे? अगर देंगे तो कितनी देंगे? क्लियर है बेटा? फिर हमने गुडविल की बात कर दी कि गुडविल जो है वो कैसे कंप्यूट करेंगे। अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तब क्या क्या रूल्स फॉलो करे जाएंगे? अगर किसी पार्टनर की रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सेटल कैसे करेंगे उसका अकाउंट? फिर बेटा एक आपके पास कंसेप्ट आता है डिसोल्यूशन का, कि डिसोल्यूशन के केस में सेटलमेंट कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग नहीं बताया है और अभी आप वेट करेंगे, अभी बेटा सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं, मैं डिसोल्यूशन में डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। फिर बेटा एक आता है गार्नर वर्सेस मुरे। बेटा गार्नर वर्सेस इनसॉल्वेंसी अगर हो जाती है किसी पार्टनर की तो गार्नर वर्सेस मुरे का रूल कैसे यूज करा जाएगा, नहीं करा जाएगा। अब इसको मैं अभी इसके ऊपर भी बेटा मैं कोई भी चर्चा नहीं कर रहा, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अगला बेटा ऑडिटिंग। नो बेटा व्हाट इज ऑडिटिंग? बेटा मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जो ऑडिट करते हैं वो सीएस करते हैं। सीएस मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बेटा मान लो हमने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए? 6 लाख होना चाहिए। मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने अपने तरीके से काम करा तो मतलब अकाउंट्स देखे तो मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट 6 लाख होना चाहिए। आप एक पार्टनर हो, आप कह रहे हो कि नहीं सर प्रॉफिट जो है वो तो सिर्फ 4 लाख का है। बेटा हम दोनों के प्रॉफिट कैलकुलेशन के अंदर 2 लाख रुपए का फर्क आ रहा है, मैं आपकी बात नहीं मान रहा, आप मेरी बात नहीं मान रहे, तो करें क्या? हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, डिस्प्यूट ना खत्म ही करो, हम ना ऑडिट कराया करेंगे। ठीक है, ऑडिट के अंदर क्या होता है बेटा, एक जो सीए होगा वो चेक करेगा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करा है या नहीं करा है, कि जो अकाउंटिंग है क्या वैसे ही करी गई है जैसे आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ लिखा गया है, क्या प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करे गए हैं, क्या जो प्रॉफिट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सब वो एक सीए जो है वो क्रॉस चेक करेगा। सीए ने बेटा इन सबको क्या कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया और उसको साइन करके देगा कि हाँ मेरी ओपिनियन में प्रॉफिट इतना आ रहा है। बच्चे अब जब सीए ने कह दिया कि इतना प्रॉफिट आ रहा है यानी ऑडिट हो चुका है, फिर क्या कोई डिस्प्यूट का पॉइंट रह जाएगा? नहीं। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऑडिट भी करवा सकती है। अब हम कहेंगे क्या ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना? कह रहे अगर करवाना है तो ये बताओ कि ऑडिटर जो है उसको अपॉइंट कैसे करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट आता है द पीरियड फॉर विच पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड एंड मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा ये पीरियड वाला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए बेटा। बेटा कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं हम एक पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं, सिर्फ एक छोटा सा काम है, हम एक पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं, हमें पता है कि वो काम जो है वो 6 मंथ्स के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमने कह दिया कि मैक्सिमम 8 महीने लग जाएंगे, तो हमने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लिया। कह रहे हैं कि ये जो हम पार्टनरशिप बना रहे हैं, कह रहे हैं ये सिर्फ तब तक रहेगी जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। मान लो मैं और आप कॉम्पिटिटर हैं, चलो मान लेते हैं हम दोनों सोल प्रोप्राइटर्स हैं, मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ, आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, हम एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं।
मान लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट निकला, मैंने कहा मैं काम करूंगा। चलिए मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बढ़िया सा इस पॉइंट को समझने के लिए बेटा। चलिए बेटा आइए इस पॉइंट को समझते हैं। बेटा मैं हूं साहिल, मान लेते हैं किसी भी कोई भी नाम ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे चलो अजय का नाम ले लेते हैं, ठीक है बेटा। मेरा अलग बिजनेस है, अजय का अलग बिजनेस है। हम दोनों किस बिजनेस के अंदर हैं बेटा? हम दोनों ने आर्किटेक्ट हैं बेटा, स्पेलिंग के मत जाना, हम दोनों क्या हैं? आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। बेसिकली डिज़ाइन करते हैं हम, बहुत सुंदर सुंदर घर बनाते हैं दोनों ही। हुआ क्या, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि उसका ऑफिस बनाए और घर भी बनाए। उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी, लेकिन उसने एक कंडीशन डाल दी, कह रहा मैं तो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को दूंगा। मैं सिर्फ किसको दूंगा? पार्टनरशिप फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, सोल प्रोप्राइटर को हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। अजय ने भी ये कॉन्ट्रैक्ट देखा, मैंने भी ये देखा। क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा इंडिविजुअली? आंसर है नो। क्या अजय को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। हम दोनों बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं, मतलब इतने तगड़े कॉम्पिटिटर अभी लगे चलो, या तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या अजय को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब हमने कहा कि हमारा कंपटीशन अपनी जगह पे, हमारा कंपटीशन अपनी जगह पे, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? हम एक पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं कि जब तक हम दोनों इस बंदे का काम कंप्लीट नहीं कर देते, मान लेते हैं ये कौन है? अंबानी जी हैं। कह रहे हैं जब तक हम अंबानी जी का काम कंप्लीट नहीं कर देते तब तक हमारी ये पार्टनरशिप डीड रहेगी। द मोमेंट ये काम कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप क्या है? खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बेटा पॉइंट समझ में आया? तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप जो है वो लॉन्ग रन के लिए हो। कई बार आप देखोगे ऐसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स जो सिर्फ कितने टाइम पीरियड के हैं? 3 मंथ्स के, 6 मंथ्स, एक पर्टिकुलर काम के लिए, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो बेटा ये चीज़ भी किसके अंदर मेंशन्ड होगी? ये चीज़ भी बेटा मेंशन्ड होगी एग्रीमेंट के अंदर। क्या आप लोगों को बेटा, उम्मीद करता हूँ कि जितना अब तक हमने करा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चल सकता हूँ। बेटा अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट है जिसको आप मार्क भी कर लेंगे इंपॉर्टेंट, और मैं आप लोगों से सजेशन आप लोगों को यही दूंगा कि बेशक आप लोगों को ये नोट्स मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग इस पूरे टेबल को, यानी ये जो रूल्स हैं, खुद से एक बार लिखने वाले हैं अपने रजिस्टर के अंदर। बेटा नहीं लिखोगे तो गलती करने का चांस है, लिख लोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। बेटा क्या ज़रूरी है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर सब कुछ ही लिख रखा हो? बेटा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि ओरल एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड होती ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड तो होती है, लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई पॉइंट हम लिखना भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखना ही भूल गए कि प्रॉफिट जो है वो शेयर किस रेशो के अंदर करेंगे। हम लिखना ही भूल गए कि क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिलेगा, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं वो चार्ज करेंगे, हम लिखना ही भूल गए। तो बेटा इस वाले केस के अंदर पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट में ये चीज़ लिख रखी है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो तब हम क्या करेंगे। बेटा यही मेरा आज की क्लास का आखिरी कंसेप्ट रहेगा। आप लोग देख रहे हो 5 पॉइंट्स हैं, उसके बाद एक है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12। फिर नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फिर हमारे पास क्या है बेटा, जनरल एंट्रीज। बेसिकली हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोगों की मैक्सिमम कल की क्लास और यानी क्लास नंबर 3, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए बेटा नॉर्मली एक जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर सारे के सारे मैटर्स कवर होंगे रिलेटिंग टू द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। बट अगर डीड जो है वो साइलेंट है कुछ एक मैटर्स के ऊपर, या अगर डीड है ही नहीं, मतलब दो चीज़ें मैं कह रहा हूँ या तो डीड क्या है वो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या है कि कुछ बोल ही नहीं रही कि क्या करोगे इसके बारे में, ठीक है, या फिर है ही नहीं, डीड ही नहीं है, डीड इज नॉट देयर, या डीड है लेकिन क्या है, साइलेंट है। तब क्या करेंगे बेटा, उस वाले केस के अंदर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। और ये रूल्स किसके अंदर गिवन है बेटा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये रूल्स गिवन है। बेटा क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट, सबसे पहले उसने बात करी प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर। कह रहे हैं अगर पार्टनरशिप साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप जो है वो साइलेंट है, देन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी अगर पार्टनरशिप क्या है, साइलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लेते हैं 4 पार्टनर है। पहले पार्टनर का नाम ऋषभ, दूसरे पार्टनर का नाम हम ले लेते हैं, मान लेते हैं पूनम, तीसरे पार्टनर का नाम हम ले लेते हैं कमल, फोर्थ पार्टनर का नाम हम ले लेते हैं हर्ष। चलिए 5 पार्टनर ले लेते हैं, एक और पार्टनर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, चलिए नेहा। ठीक है बेटा, ये हमने क्या कर लिया, 5 पार्टनर्स ले लिए। हमने कहा इन सब ने मिलके पार्टनरशिप डीड बना ली। दोस्त थे सारे, क्या थे, ये दोस्त थे, कॉलेज में मिले थे, कॉलेज खत्म हुआ, कहते चलो हम सब मिलके बिजनेस करेंगे। बेटा इन सब ने मिलके बिजनेस करा। ऋषभ जो था उसने कितना कंट्रीब्यूशन करा, कैपिटल लेकर आया 10 लाख रुपए। पूनम जो है वो 5 लाख रुपए लेकर आई। कमल जो है वो कितने लेकर आया, वो 20 लाख रुपए लेके आया। हर्ष जो है वो कहता मैं तो सिर्फ 1 लाख ही ला सकता हूं। और नेहा जो है वो कितने लेकर आई बेटा, वो 7 लाख रुपए लेकर आई। अगर आप ध्यान से देखो तो सबका कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई ना, ये प्रॉफिट के बारे में लिखना भूल गए। इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा कि रेशियो क्या रहेगी। अब आप लॉजिकली बताओ कि जब इन्होंने कुछ लिखा नहीं, होना क्या चाहिए, जब इन्होंने कुछ लिखा नहीं, लॉजिकली होना क्या चाहिए बेटा, लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। अगर कमल जो है वो 20 लाख रुपए लगा रहा है, ऋषभ जो है वो 10 लाख रुपए लगा रहा है, बाकियों के कंपेरेटिवली हर्ष सिर्फ 1 लाख रुपए लगा रहा है, तो लॉजिक तो ये कहता है कि जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा मिले, राइट। लेकिन हम लॉजिक पे नहीं, हम लॉ के ऊपर जाएंगे। लॉ में रूल्स दे रखे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, और रूल्स ये कहते हैं कि अगर आप ये मेंशन करना भूल गए ना पार्टनरशिप डीड के अंदर, कह रहे हैं इररिस्पेक्टिव, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हम कह रहे हैं कि जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बेटा मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ PSR सॉरी, मैं कह रहा हूँ PSR जो रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हुआ, मैं इसको लिखूंगा किस तरह से, 1:1:1:1:1:1। ये 1 R है, ये P है, ये K है, ये H है और ये N है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बेटा देख लेंगे इसको एक बार, डन। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ये बोला गया कि अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, मैं बेटा इन सबको एक बार रीड भी करूंगा, एक बार पहले से सुनते जाएंगे। कह रहे अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, या एग्रीमेंट नहीं है, या एग्रीमेंट साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउड नहीं करा जाएगा, वो अलाउड नहीं करा जाएगा, यानी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सेम पॉइंट बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड बन नहीं रखी या पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर साइलेंट है, प्रोविजन है, कोई प्रोविजन नहीं लिख रखी, तो हम कह रहे हैं कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज नहीं करोगे। अगला आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन्स बाय अ पार्टनर। बेटा अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बेटा जो भी लॉ के अंदर लिखा हुआ है ना, ये नहीं कि ऐसे ही लिख दिया, उनका मन करा तो हमने लिख दिया, नहीं बेटा, जो भी लॉ में लिखा जाता है चीज़ वो बहुत लॉजिक से, बहुत सोच समझ के लिखी जाती है। बेटा अब हम पॉइंट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन की जब मैं यहां पर बात करूंगा, जरा एक बार सोच के देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इसको पैसे की जरूरत है, इसने बैंक को अप्रोच करा, ये बैंक के पास गया, इसने बैंक के सामने रिक्वेस्ट करी और एप्लीकेशन दे दी किस चीज़ के लिए कि बैंक हमें लोन दे दो। बैंक ने क्या कहा कि लोन तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, एक तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, सेकेंड नंबर पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 12% का रहेगा। इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, 12% का। बेटा अब ये पार्टनर्स जो थे वो कहते हैं यार अब करें क्या, हमें पैसों की ज़रूरत तो है, कह रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट देखो 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, ये तो इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज़्यादा है, तो करें क्या। तो मान लेते हैं इस फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स थे, तीनों का नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं एक का नाम है शशांक, एक का नाम है ऋतु और एक पार्टनर का नाम है हर्ष, ठीक है। ये 3 क्या हैं बेटा, पार्टनर्स हैं। इन्होंने क्या करा बेटा, अब मान लो हर्ष कहता है कि मेरे पास ना पैसे पड़े हैं, तुम्हें लोन चाहिए 25 लाख रुपए का। कह रहा है ऐसा करते हैं 25 लाख जो है ना बैंक से मत लो, फर्म मैं तुम्हें 25 लाख देता हूँ, कि फर्म मैं तुम्हें 25 लाख देता हूँ। कह रहा है ये जो 25 लाख मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये मेरा कैपिटल नहीं है, ये मैं तुम्हें एज लोन दे रहा हूँ, ये तुम्हें मैं कैसे दे रहा हूँ, एज लोन दे रहा हूँ। बेटा जरा लॉजिकली सोच के देखना, हर्ष के पास पैसे पड़े हुए थे 25 लाख रुपए। हर्ष अगर इस पैसे को के साथ क्या क्या कर सकता था, हर्ष इस पैसे को बैंक में जमा करवाता, बैंक में जमा करवाता तो मान लेता हूँ मैं वो सेविंग अकाउंट के अंदर मान लेते हैं एक बार जमा करवा रहा है। सेविंग अकाउंट के ऊपर बेटा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में कितना है, 6% है। नॉर्मली कितना है, 4%, 4.5%, राइट। या फिर हर्ष के पास दूसरा ऑप्शन क्या था, हर्ष कहता कि किसी बंदे को लोन चाहिए, हर्ष कहता है मैं उस बंदे को लोन दे देता हूँ, मुझे तो अगर मैं किसी बाहर वाले को लोन दूंगा मुझे तो इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाएगा, मैं 10% पे उसको लोन दे देता हूँ, बैंक जो है 12% पे लोन दे रहा है, मैं 10% पे लोन दे देता हूँ, ठीक है। तो हर्ष के पास ये ऑप्शन है। बेटा जब हर्ष फर्म को पैसे दे रहा है, कहीं ना कहीं हर्ष जो है अपना नुकसान करवा रहा है। कैसा नुकसान करवा रहा है, हर्ष जो है वो ये इंटरेस्ट अर्न कर सकता है जो ये अब इंटरेस्ट अर्न नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये पैसा इसने फर्म को दे दिया। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहती कि हर्ष आप पैसा दे रहे हो तो आपका हक बनता है कि आपको इंटरेस्ट मिले, और फर्म को कहते कि फर्म ये देखो अगर आप कहीं और से भी लोन लेते तब भी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, अगर आप कहीं और से भी लोन लेते आपको इंटरेस्ट तब भी देना पड़ता। कहते चलिए ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं एक नॉमिनल सा रेट रख देते हैं, कह रहे हैं जो ना तो बर्डन लगे फर्म को और हर्ष का ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो उन्होंने डिसाइड करा 6% पर एनम। कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कह रहे हैं या तो आप लिख दो कि अगर कोई पार्टनर जो है वो लोन देगा तो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलेगा। कह रहे हैं अगर आप लिख नहीं रहे ना तो कह रहे हैं कि कितना होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। क्लियर है बेटा। चलिए अगला पॉइंट आता है बेटा रेम्यूनरेशन का। रेम्यूनरेशन के ऊपर बेटा एक चीज़ कही गई है
कह रहे हैं अगर आपने पार्टनरशिप के अंदर कुछ नहीं लिखा ना तो हम कोई रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा हम कोई रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा चलिए कंसेप्ट हो गया है खत्म। एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर हो जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर उसने बोला इफ द पार्टनरशिप इज साइलेंट, बेसिकली बेटा यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द प्रॉफिट एंड द लॉसेज ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बेटा मैंने भी तो यही पॉइंट बोला था कि अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन जितना मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन इज अलाउड to the partners on the capital. If the partnership is silent on the issue, interest is to be paid only if the agreement provides for it, and such interest shall be payable only out of the available profit of the business and not if the firm, बेटा यहाँ पर जो है फॉर्म नहीं है, यहाँ पे फर्म है, फर्म इनकर लॉसेज ड्यूरिंग द पीरियड, फर्म इनकर लॉसेज ड्यूरिंग द पीरियड। बेटा जरा एक चीज सोच के देखना जरा, मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, हम सब ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट करा इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, मुझे हुआ प्रॉफिट। कह रहे अगर तो प्रॉफिट है, ठीक है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। कंडीशन क्या है, डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि डीड तो है ही नहीं सर, यहाँ डीड जो है वो क्या है, साइलेंट है। यहाँ तो डीड है नहीं, यहाँ डीड क्या है, साइलेंट है। कह रहा है इस वाले केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। अब वो कह रहे हैं कि सर ऐसा है, डीड तो है लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल तो लॉस हो गया। बेटा जरा सोच के देखो, अगर लॉस हो रहा है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? लॉजिक से चलना, लॉस हो रहा है, बिजनेस में पहले ही नुकसान हो रखा है, ऊपर से पार्टनर गए, नहीं मैंने तो बिजनेस में पैसा लगाया, मुझे तो इंटरेस्ट दो। बेटा नॉट एट ऑल लॉजिकल। तो बेटा पार्टनरशिप डीड के, पार्टनरशिप एक्ट में ही ये लिख दिया गया कि अगर लॉस हुआ है ना तो कह रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, अगर लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। चलिए बेटा पढ़ते हैं इस पॉइंट को दोबारा से। नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू पार्टनर्स ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इशू। इंटरेस्ट इज टू बी पेड ओनली इफ द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इट एंड सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल आउट ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड नॉट if the firm incur losses. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में सिंपल सा है, अगर डीड साइलेंट है या नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन्स का कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ लेते हैं फटाफट। अगर किसी भी पार्टनर ने बेटा कोई भी एडवांस करा है पैसा फर्म को बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल का बेटा मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर हैं, तीनों ने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करा है एज कैपिटल, 10-10 लाख रुपए। अब फर्म को और पैसे की ज़रूरत है तो ए कहता है चलो मैं फर्म को 5 लाख रुपए और दे देता हूँ, लेकिन ये मैं कैपिटल नहीं है मेरी, ये मैं लोन की फॉर्म में दे रहा हूँ। तो बेटा ये इस 5 लाख को हम बोल रहे हैं दिस इज बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, दिस इज बियॉन्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, बियॉन्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो कह रहे हैं उसको इंटरेस्ट मिलेगा किस रेट के ऊपर, 6% के ऊपर पर एनम, एंड सच एसेट्स शैल बी पेड इवन आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म, और कल को इस अमाउंट को वापस करा जाएगा, कल को ये पैसा वापस करा जाएगा चाहे उसके लिए फर्म के एसेट्स बेचना पड़े। चलिए रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन के अंदर कहता है किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस अनलेस देयर इज द प्रोविजन फॉर द सेम इन द पार्टनरशिप डीड। यानी अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बेटा आई होप पॉइंट क्लियर है। चलिए बेटा अब फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और फिर हमारी क्लास आज की ओवर हो जाएगी।
बेटा अपलोडिंग जो है अभी तक फर्स्ट क्लास की हुई नहीं है, ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स लगेंगे किसी भी एक क्लास को अपलोड होने में। मैंने आपको पहले भी आज की क्लास में ये चीज़ कही है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, एक बार रूटीन बन जाएगी, 5-6 क्लासेस में रिकॉर्ड करके रख दूंगा और ऑन डेली बेसिस उसको अपलोड कर दूंगा, तो फिर ब्रेक नहीं लगेगा। अगर बीच में किसी दिन अपलोड नहीं हो पाती है क्लास तो पेशेंस रखेंगे, आपका सिलेबस डिले नहीं होगा। अगर एक दिन मैं क्लास अपलोड नहीं भी करूंगा तो अगले दिन हो सकता है कि 2 क्लासेस अपलोड कर दूं या 3 क्लासेस अपलोड कर दूं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बेटा, मोहन एंड श्याम आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर। पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा, साइलेंट है फॉलोइंग मैटर्स के अंदर। कह रहा है मोहन जो है वो एक एक्टिव पार्टनर है, वो कहता है कि मुझे सैलरी चाहिए 10,000 की पर ईयर। बेटा ऐसा करते हैं, मैं इस आंसर को अभी नहीं लिखवाता, नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा क्या मोहन को सैलरी मिलनी चाहिए? आंसर है नो, नहीं मिलनी चाहिए। श्याम हैज एडवांस लोन टू द फर्म, वो क्लेम कर रहा है 10% पर एनम। बेटा ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है बेटा क्या उसे 10% मिलना चाहिए? नहीं। फिर कितना मिलना चाहिए उसे? 6% पर एनम। अगला क्वेश्चन मोहन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000, श्याम ने 50,000 कॉन्ट्रीब्यूट करें एज कैपिटल। मोहन कहता है कि इक्वल शेयर होना चाहिए। मोहन तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो मोहन जो है बेटा सही कह रहा है कि इक्वल शेयर होना चाहिए। श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 6% पर एनम। बेटा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके लगभग हमारे बेटा ये क्वेश्चन जा रहे हैं 12 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, और साथ ही अगली क्लास के अंदर बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज की क्लास में बेटा इतना ही, 1.5 घंटे की आज की क्लास हो चुकी हुई है, मैक्सिमम हम इतनी ही ड्यूरेशन रखेंगे, अदरवाइज वीडियो अपलोडिंग और डिले हो जाएगी बच्चे। थैंक यू बच्चों।